Logical ideology, new psychological ideas, philosophical idea, political ideas, even related to arts and lot of isms. These all contributed to create something new. Even some ideas in the painting as well. And you know, the painting is also art, and the same thing will be applied in the literature as well. जैसे कि प्लेटो ने तो पोइट्री और पेंटिंग को एक ही कहा था. आप पढ़ें ज़रा उसकी रिपब्लिक. तो मॉडर्निज्म इनेबल्ड राइटर टू परस्यू हाईली इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ राइटिंग. मैंने बताया था कि मॉडर्निज्म जो है वो इंडिविजुअलिज्म की दुनिया, एक का इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, ना कि सोसाइटी का. रीजन, modernism was set in a motion through a series of the cultural shocks. The first these shock was the Great War. एक तो वार जो है उस एरा के अंदर आती है कि वार जो है 1914 से लेके 1918 तक एक वार आई है. ये वर्ल्ड वार थी. ठीक है, जर्मनी जो है वो उसको स्टार्ट करने वाला था और उसने इनकैप्सुलेट कर लिया था सबको. ये एक दूसरे के साथ लोग जो हैं डिफरेंट इंटांट के साथ, ट्रिपल इंटांट, डबल इंटांट, इस तरह की चीज़ों के साथ वो क्या थे, मुंसलिक थे. ये माहदे थे, यानी एक का माहदा ए बी से है, बी का सी से है, और एक दूसरे के साथ इस तरह लपेट में आ गई पूरी दुनिया. द फर्स्ट ऑफ दिस शॉक वाज द ग्रेट वार विच रूइंड मैनी लाइव्स इन द यूरोप. मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए हैं 1947 में. हम आज़ाद हुए हैं किससे? यानी ये जो बरसगीर था जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इस पे ब्रिटिश एम्पायर जो है इसने कॉलोनी बनाया हुआ था इसको. ठीक है, अब जैसे ही हम आज़ाद होने लगे हैं, आप देखें, एक तो उसने जंग लड़ी थी 1914 से लेके 1918. ठीक है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था और एक छोटा सा कंट्री था. ब्रिटिश इतना बड़ा कंट्री तो नहीं था कि इतनी, और बहुत सारी कॉलोनीज जो हैं उसने बनाई हुई थी. अब इतनी कॉलोनी को संभालना इसके लिए मुश्किल हो गया था. उसने कहा कि हम इनको छोड़ के अब जाते हैं. एक तो उसने जंग लड़ी हिटलर की, वो एक तो जंग लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी के साथ लड़ी, फिर दूसरी जंग भी लड़ी. दूसरी जंग वो लड़ते हैं 1939 से शुरू हुई और 1945 तक लड़ी. और हम आज़ाद कब हो रहे हैं, ज़रा इसको ज़रा देखिएगा, इसके अंदर एक बड़ा लॉजिकल कनेक्शन है. अब यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर वीक हो गई और वो कहती कि मैं सब कॉन्टिनेंट को छोड़ के जाता हूँ ताकि ये ना हो कहीं अपना इंग्लैंड ही संभालना मुश्किल ना हो जाए. सब कॉन्टिनेंट को छोड़ा उसने और उसने कहा भी मैं जा रहा हूँ. तो यहाँ पे जो हिंदू थे वो कहने लगे कि यहाँ पे उन्होंने शोर डाल दिया कि यहाँ पास एक ही कौम है, हम हिंदू हैं. ये तो फिर कायदे आज़म और हमारे जो स्कॉलर हैं वो आगे बढ़े. उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे दो कौमें हैं. हमारा खाना पीना, हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, मुस्लिम कल्चर और ये हिंदू कल्चर टोटली डिफरेंट है. आवर हीरो देयर जीरो एंड देयर हीरो आवर जीरो. हम उनको जीरो मानते हैं जो इनके बड़े बड़े हीरो हैं. तो उन्होंने एक वो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी शनाख्त आइडेंटिफिकेशन दिखाई. मुस्लिम लीग मौजूद थी उस वक्त, उनकी कांग्रेस थी. तो उन्होंने किस तरह से वो शो किया कि भाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इस तरह फिर वो हमें आज़ादी मिली. अक्सर कहते हैं ना कि इस्लाम के नाम पे बना है, तो इस्लाम की आइडेंटिफिकेशन दिखाई गई थी. वार टू एंड ऑल वार्स. ठीक है, ऐसी जंग हुई यूरोप में कि उसके बारे में कहा जाता था कि ये जो वार है सारी जंगों को एंड कर देगी, इतनी बड़ी है वर्ल्ड वार 1. और ये वर्ल्ड वार 1 के बाद फिर हमने देखा कि हिटलर ने जंग अजीम 2 भी शुरू कर दी. The horror of the World War I also fed the urge for the new way to express the protest towards the social atmosphere prevalent at that time. अब देखिए, जब वो जंग हुई है तो लोगों ने एक नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया. जंगों को आपको पता है, जंगों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. बहुत सारे, वो तो नहीं देखती कोई राइटर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई अजीम है, कोई लो है. ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द बुलेट्स and all the shellings, bullets, and mortars, guns, and like these cannons. So you people are equal for it. Whoever you are, whether king or beggar, all are equal, and they destroy lot of peoples. अब लोगों का जिंदगी की तरफ नुक्ता नजर चेंज हो गया. रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा थी. इमिग्रेशन जो है, एक जगह लोग क्या कर रहे थे, सिटी की तरफ आ रहे थे ज़्यादा. किससे? विलेजेस से.
और शहर जो हैं वो क्या कंजस्टेड हो गए। अब जब कोई चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लोग, तो वो एक अकेले नहीं जाते। जैसे फिलिप लार्कन ने कहा था, एक इंसान जब मरता है तो वो सिर्फ एक इंसान की डेथ नहीं होती, वे ऑफ लिविंग की भी डेथ होती है। एक पूरा पैक होता है लाइफ का, वो भी साथ मर जाता है। एक वे ऑफ लाइफ भी मर जाता है जब एक इंसान जाता है इस दुनिया से। देखें जी, जैसे आपने पढ़ा हो, मिस्टर ब्लिनी पढ़ा हो, तो मिस्टर ब्लिनी में उसने क्या कहा है कि जब इंसान कोई मरता है या एक जगह से जाता है तो वो सिर्फ इंसान नहीं जाता, उसके साथ पूरा वे ऑफ लाइफ भी चला जाता है। उसका रहना सहना, उठना बैठना, डीलिंग, इंट्रैक्शंस, कि कितने कुछ होता है एक इंसान का। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंज्ड। तो इंसान जो है वो अर्बनाइजेशन जब हो रही है तो वहां पे लोग जो जा रहे हैं तो एक वे ऑफ लाइफ भी जा रहा है। अब लोगों ने न्यू मेथड से देखना शुरू कर दिया चीजों को। टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशंस, टेक्नोलॉजी जो है वो भी चेंज कर देती है थॉट लोगों की। अब फेसबुक की दुनिया ना आने से पहले दुनिया कैसी थी, अब कैसी है, आप बताएं मुझे। आजकल पहले लोग एक दूसरे के साथ पास बैठते तो वो एक दूसरे के साथ गपशप लगाते थे, क्यों? ऐसा ही है। पहले लोग एक दूसरे के साथ चैट करते, उससे हाल हवाल पूछते, यार तू कैसा है, ठीक है, और लाइफ कैसी चल रही, ठीक है। आजकल लोग क्या करते हैं, किसी के पास बैठते तो मोबाइल निकाल लेते हैं। सो वे ऑफ लाइफ चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज लाइफ, change entirely way of living. People are totally changed. People are not going to ask whether you're depressed or hungry or whatever you are. They have nothing to do with you. They just open their mobile and they started seeing their messages, text. Instead of helping and asking other, who are you, how are you, and where you come from, what are you, and what are you doing over there. Instead of asking any question from you, they'll start seeing their text. वो जो सॉफ्ट मीडिया की दुनिया है वो उनसे कंसर्न रखते हैं, आपकी लाइफ से उनको कुछ नहीं है। तो ह्यूमन कैरेक्टर जो है पोस्ट मॉडर्न एज में भी बहुत चेंज हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, ग्रोथ एंड द मॉडर्न साइंस, इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑस्ट्रियन सेगमेंट फ्राइड। सेगमेंट फ्राइड कहां का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रियन सेगमेंट फ्राइड ने कहा कि इंसान जो है, क्या कहा था, कल मैंने आपको कहा था, उसने ड्रीम की इंटरप्रिटेशन दी थी। उसने कहा था इंसान जो किसी से कुछ छुपा रहा होता है असल वो होता है। आप जो चीज लोगों से छुपा रहे होते हैं ना, असल फेस आपका, ओरिजिनल फेस वो होता है। ओरिजिनल फेस कहां है? जो आपने हाइड किया हुआ है। आपके मन में क्या है, क्या क्या चीजें, इमोशन, पैशन, फीलिंग्स जो अंदर चल रही हैं चीजें, असल वो है, इनर है, साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं। ये जो अपरेंट नजर आता है ये तो एक फेस है ना, इसको आप जैसे मर्जी पॉलिश कर लें, असल वो कहता है अंदर छुपा हुआ है, उसको इंटरप्रेट करें। तो सारे राइटर जो हैं सेगमेंट फ्राइड की थ्योरी को, ड्रीम इंटरप्रिटेशन को लेकर उन्होंने फिर उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। इन्फ्लुएंस ऑफ द जर्मन कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट था उसने क्या, मैंने कल भी समझाया था, कार्ल मार्क्स जो था एक उसका फ्रेंड था फ्रेडरिक, एंजल फ्रेडरिक, उसका एक फ्रेंड था एंजल और दूसरा ये था, ठीक है। ये कंट्री टू कंट्री जाते और इनको बैनिश कर देते। ये थे कम्युनिज्म के हामी। उन्होंने कहा कि ये जो लोग पैसा कमाते हैं ये सारा, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाते हैं। आप सपोज आपने चीज 100 की खरीदी, 100 की, ठीक है, आपने वो वर्कर को दे दी, वर्कर ने वो 100 की चीज 1 लाख की बना दी, ठीक है, उसने 1 लाख की बना दी। अब जब उसने ये 1 लाख की बना दी, आपने उसे जस्ट जो आमदनी दी वो आप उसे 10 रुपए फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, तो वो कहता है ये तो ओरिजिनल कॉस्ट जितने की आपने ली आप उतना उससे भी कम दे रहे हैं, आप इतना फायदा जो है अपने जेब में डाल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं दे रहे वर्कर को। वर्कर जिसने इतनी वैल्यूएबल चीज बना दिया है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसका इस्तेसाल हो रहा है। उसने आवाज उठाई थी, लो कैपिटलिस्ट लोग जो हैं वो खिलाफ हो गए कार्ल मार्क्स के, और वो कंट्री टू कंट्री बेचारा फिरता रहा। शिफ्ट इन द मॉडर्न नेशंस फ्रॉम कंट्री टू सिटी। अब ये गौर से पॉइंट समझें कि लोग क्या जा रहे थे कंट्री से, ये विलेज होता है, कंट्री किसको कहते हैं? विलेज। विलेज से लोग कहाँ जा रहे थे? सिटी में। फार्म वाली लाइफ फैक्ट्री में बदल रही थी। नेटिव बोर्न जो थे वो न्यू सिटीजन बन रहे थे।
introduction of the mass culture, pop culture, split between science and the literary traditions. साइंस और लिटरेरी ट्रेडिशन भी जो है वो भी नई नई बन रही थी. अब ये चीज़ें जो हैं ओवरऑल कल्चर, ह्यूमन वे ऑफ थिंकिंग, स्टाइल्स और करैक्टर बदल रही थी. Spirit of the modernism, convictions that the previously sustaining structures of the human life, whether social, political, ये सारी चीज़ें देखें, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो आर्टिस्टिक हो, had been either destroyed or shown up as a falsehood और फैंटेसी. वो कहते थे कि इस वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है, या तो वो डिस्ट्रॉय हो गया इस वर्ल्ड वार के अंदर, या कहता है कि वो बिल्कुल डिस्टोर्ट हो चुका है, वो ठीक नहीं है, वो फैंटेसी है बस. जो पहला सोशल स्ट्रक्चर मौजूद है, या पॉलिटिकल थॉट मौजूद है, या रिलीजियस मौजूद है, या आर्टिस्टिक मौजूद है, कुछ नहीं रहा. वी हैव टू थिंक न्यू वे ऑफ, we have to bring new way of thinking. Therefore art had to be renovated. Modernist writing is marked by the strong and the conscious break with the tradition. It rejects the tradition value and assumptions. Modern implies a historical discontinuity, a sense of alienations, loss, despairs and nihilisms. It rejects the only history but also nihilism का मतलब क्या होता है? Nihilism का मतलब होता है कि meaningless. क्या मतलब होता है? मीनिंगलेस. ये वाला वर्ड, ये मॉडर्न जो है थॉट बन रही थी. तो लिटरेचर भी वैसा प्रोड्यूस होगा. फिर ब्रेकिंग विद द ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन एंड मोड ऑफ द फॉर्म ऑफ रिजल्टिंग इन द फ्रेगमेंटेशंस एंड बोल्ड हाईली इनोवेटिव्स एक्सपेरिमेंटेशन. जब वो इन चीज़ों से ब्रेक हो रहे थे ना, एक मुकम्मल एक स्ट्रक्चर था ना जो चला आ रहा था विक्टोरियन एज में, एलिज़ाबेथन एज में, उसके बाद क्लासिकल एज में, एज ऑफ पोप, ड्राइडन, जॉनसन्स. वी हैव स्टडी ऑल दीज एजेस, कैरोलन, प्योरिटन्स. So these ages we have studied all these ages, and there is a structure, notion, concept and way of thinking, and it was just moving forward. In a modernist moment it is all changed. उन्होंने कहा ये जो प्री एस्टैब्लिश थॉट्स हैं ये ठीक नहीं हैं, या तो ये डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या डिस्टॉर्ट हो चुकी हैं, इनको हमें रीन्यू करना पड़ेगा. और ये न्यू मोड ऑफ थिंकिंग को फॉलो जब कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, वो फिर हर चीज़ फ्रेगमेंट में चली जाती थी, फ्रेगमेंटेशन में आ रही थी. वो क्या करते, प्लाट बनाते तो प्लाट क्या करते, वो कभी तो मिड से स्टार्ट कर देते, कभी वो एंड से ही स्टार्ट कर देते. तो वो एक न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई सिस्टमेटिक चीज़ नहीं थी. वो कहते थे जैसे कि सेंटर ही नहीं है इस दुनिया का ही कुछ, तो हम सेंटर क्यों बनाते हैं टैक्स का, किसी का कि ये टैक्स का सेंटर है. जैसे जैक डेरिडा ने कहा था कि अगर आप एक सिग्निफायर किसी के सामने रखते हैं तो उसका सिग्निफाइड मीनिंग बहुत सारे निकल आते हैं. ठीक है, एक इमेज किसी को शो करें तो उसके काफ़ी मानी निकल आते हैं. फिर वो जो सिग्निफाइड मीनिंग आते हैं उसको मज़ीद ब्रेक डाउन करें तो और निकल आते हैं, और निकल आते हैं. उसने कहा डीकंस्ट्रक्शन से आप रिकंस्ट्रक्ट करो और अपने रिक्वायर्ड मीनिंग पा लो. तो अब ये ओवरऑल क्या फ्रेगमेंटेशन दे रहा था लोगों को, डिस्टर्बेंस दे रहा था. और जब इंसान इस तरह की सिचुएशन में होता है तो वो कंफ्यूज, बैफल हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन में चला जा रहा है, एम्बिगुअस हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, स्केप्टिसिज्म में चला जाता है. लीनियर प्लॉट से अब किस की तरफ जा रहे थे हम, नॉन लीनियर प्लॉट की तरफ जा रहे थे. नॉन लीनियर हो रहा था. क्लियर रेजोल्यूशन इंस्टेड ऑफ द डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स. नो प्रॉपर बिगनिंग देखें, मिडल भी नहीं है, और क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो भी टूट चुका है. मल्टीपल प्लॉट निकलते थे, मल्टीपल नरेटर आ जाते उसके साथ टेक्स्ट के अंदर, तो उसको समझने के लिए भी बड़ा पॉइंट चाहिए. आगे जी, करेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्निस्ट राइटिंग. अगर आपके सामने कुछ पॉइंट रख दिए जाएं, कि आपके सामने पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ पॉइंट रख दिए जाएं, या मॉडर्निस्ट लिटरेचर के पॉइंट रख दिए जाएं, या क्लासिकल या विक्टोरियन एज के कुछ पॉइंट रख दिए जाएं, तो आपको फ़ौरन पता चलना चाहिए कि सर ने हमें ये पढ़ाया है. ये जो करेक्टरिस्टिक हैं ये मॉडर्न एज की हैं. फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न एज के अंदर आयरनी यूज़ होती थी, कंपैरिजन यूज़ होता था, जक्स्टापोजिशन यूज़ होता था, स्टायर यूज़ होता था, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निस्ट राइटिंग जो है वो यूज़ होते थे. ठीक है, अब जक्स्टापोजिशन क्या है
कि दो चीज़ों को आमने सामने रख के, वो जक्सटापोजिशन में रख के उसको कंपेयर करना। मिसाल के तौर पर जक्सटापोज के डेथ और लाइफ जो है वो आमने सामने रखें। अगर आपने डेथ दिखानी है, साथ लाइफ जो है उनको आमने सामने रख के कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज जक्सटापोजिशन। इस पोजीशन में आप एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसे ऐसे रख के चीज़, ठीक है। तो ओवरऑल मीन सिंबोलिज्म के थ्रू। ऑफन डज नॉट हैव प्रॉपर बिगिनिंग, चीज़ों के अंदर प्रॉपर बिगिनिंग ना होता, वर्क के अंदर ना कोई प्रॉपर एंड होता। जबकि एरिस्टोटल ने क्या कहा था, क्लासिकल एंशियंट एज में हमने क्या पढ़ा कि बिगिनिंग हो, मिड हो, एंड हो, और बड़ा एक प्रॉपर डेफिनेशन दी उसने, और लिटरेचर को एक पूरे रूल बाउंड किया हुआ था। Modernist writers use irony, stars as a tool that aid them to making fun something and point out fault, usually problem within the society. तो ये स्टार यूज कर लेते ये। और फिर एक चीज आप याद रखिएगा, स्टार तो क्लासिकल एज में भी यूज होता था। फिर मैं ये कहूंगा कि मॉडर्न लिटरेचर जो है वो एमैल्गमेशन है। वो क्या करते थे, जितना पास का नॉलेज है, प्रेजेंट का नॉलेज है, बहुत सारी इज्म का नॉलेज है, उनको कंट्रीब्यूट करके लिखते थे। बात समझ आ गई? एसोसिएशन के साथ, ठीक है, इंटरटेक्सुअलिटी यूज करते, टेक्स्ट के अंदर और भी चीज़ों को इस्तेमाल करना, एसोसिएशन यूज, सिंबलिज्म, इमेजेस, मेटाफर, डाडाइज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, इमेजिज्म। तो ये देखें ना, कितनी चीज़ों का अमेलगमेशन है जो वो यूज कर लेते थे। आप देखें कि हमने जब पोप की एज पढ़ी, पोप क्या करता था, सिर्फ स्टायर करते थे। वो मेन उनका टूल क्या था, स्टायर था। लेकिन ये स्टायर एक एलिमेंट तो हो सकता है इनका, लेकिन ओवरऑल नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों को यूज करते थे। वो कहते कि एक जगह पे रियलिटी है ही नहीं। तो प्लॉट, थीम एंड कैरेक्टर आर नॉट नेसेसरली लीनियर, और प्लॉट भी लीनियर नहीं है कि वो ये नहीं कि आपको वो सीधा ही एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। वो हो सकता है कि यहां से उठा लें, यहां से उठा लें, यहां से, नॉन लीनियर होता है उनका। Modernist writing usually focus more on representing the writer's idea, opinion, thought, presenting them to the public at a high volume as possible. Modernist writer different fonts, symbols, color, writing style, non-linears, ये सारी चीजें यूज कर लेते। एक चीज पे इक्तफा नहीं करते थे वो। Modernists sometimes use a collection of seemingly random impressions and literary, historical, philosophical, religious allusion with which reader are expected to make the connection on there. अब देखिए, जब आपके सामने वो इतनी चीज़ें रख देते हैं, एसोसिएटिव टेक्निक रख देते कि आपके सामने वो इतनी इमेजेस रख देते, और पिछला जो लिटरेचर है उससे वो क्या करते, उसको कंपेयर कर लेते। मिसाल के तौर पर वो आप यूज़ करते हैं, वो एंशियंट मैथोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वेस्टलैंड देखें तो उसके अंदर एंशियंट चीज़ों का जिक्र किया उसने, टी.एस. एलियट। तो वो क्या करते कि वो एक चीज़ पे इक्तफा नहीं करते, वो डिफरेंट रेफरेंस और पॉइंट जो हैं, रिलीजियस अलूजन्स और मिथ और ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते। ये जो हैं सारे पॉइंट्स मैंने पहले ही डिस्कस किए हैं। इमेजिज्म, क्यूबिज्म्स, Dadaism, expressionism, surrealism, symbolism, impressionism, existentialism, futurism. These are movements in the 20th century, and they were also contributing while writing literature and painting. Let's see one by one. Imagism was a movement in early 20th century Anglo-American poetry that favored precision of the imagery and clear, sharp language. The images rejected the sentiment and discursiveness of much romantic and Victorian poetry. अब ये जो इज़म आएंगी वो किसी ना किसी का रिजेक्शन होगी पहले जो मौजूद है। देखिए नॉलेज कैसे आ रहा है कि पहला जो नॉलेज मौजूद है उसके रिएक्शन में कोई चीज़ नहीं आ रही है। अब अगर आइडियलिज्म का फलसफा आया था तो उसके मुकाबले में क्या फलसफा कौन सा आया था बताएं? यानी जो प्लेटो का फलसफा था वो क्या था? आइडियलिज्म का। जो उसके मुकाबले में अरिस्टोटल ने दिया था वो क्या था? आयशा बताएं कौन सा था? रियलिज्म का। नॉलेज जो होता है क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो मौजूद होता है उसका कोई उसके मुकाबले पे कोई और बना देना एसोसिएट करके।
imagism, symbolism, the practice of representing things by means of symbolism, of the attributing symbolic meaning of object, event, relationship. Symbolism was marked by the belief that the language is language is expressly symbolic and in its nature provide imagery, detail and object. यानी एक डिटेल जो है इमेजिज्म यूज़ की जाती, सिंबलिज्म यूज़ की जाती और आइडिया जो है वो एक्सप्लेन कर लिया जाता। 20th सेंचुरी में जो मॉडर्न राइटर था T.S. एलियट, मॉडर्निस्ट राइटर था, तो उसने इसको इस्तेमाल किया है। उसके अलावा इम्प्रेशनिज्म, मैंने बताया द टर्म इम्प्रेशनिज्म कम फ्रॉम द स्कूल ऑफ द मिड 19th सेंचुरी फ्रेंच पेंटिंग। इम्प्रेशनिस्ट मेड एक्ट इम्प्रेशनिस्ट perception the key for understanding the structure of reality. They developed the technique by which objects were not seen as solid but fragments of color which are spectators' eye unified. The basic premise involved was that the truth lay in the mental process. अब क्या किया जाता, इम्प्रेशनिज्म के ज़रिए मेंटल इम्प्रेशन दिया जाता और उसके ज़रिए लोगों को चीज़ें समझाई जाती। क्यूबिज्म, मैंने बताया कि एनालिटिक क्यूबिज्म्स यूज ज्योमेट्रिक शेप रादर देन कलर्स टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड। अब देखिए ना, ये शेप बनाई हुई हैं क्यूबिज्म में, ये शेप बनाई हैं, शेप कलर कम है और शेप के ज़रिए समझाया जा रहा है। क्यूबिज्म जो है उसमें देखें फिर मल्टीपल जो ये शेड हैं इसके अंदर, एक नहीं है। तो लिटरेचर के अंदर भी, टेक्स्ट के अंदर भी इस तरह मल्टीपल व्यू और नरेटर और इसके बाद कंसेप्ट और इस तरह थॉट्स, फीलिंग और ये चीज़ें डाली जाती, मैक्सिमम चीज़ें डाली जाती हैं और ताकि लोग जो हैं चीज़ों को समझें। अब इसको गौर से देखें कि क्यूबिज्म जो थी वो कैसा इज़म था, वो कैसा नॉलेज था, कैसी फ़िलासफ़ी थी कि उसके अंदर पेंटिंग में कलर कम यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो वो उसके कॉर्नर्स जो हैं और उसकी जो एजेस हैं जो हैं वो उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं उसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है। इसी तरह देखें कितनी इधर बन रहे हैं, इसके रुख कितने बन रहे हैं, डिमेंशन कितनी बन रही है। इसी तरह लिटरेचर के अंदर भी फिर क्या किया जा रहा था कि हर किसी, मतलब आगे सिंगल पर्सन थर्ड पर्सन नरेटर है या फर्स्ट पर्सन नरेटर है या सेकंड पर्सन नरेटर है, पहले ऐसे यूज़ होता था। अब ये मल्टीपल नरेटर आ जाते हैं अंदर, जैसे ये मल्टीपल यहाँ पे पॉइंट यूज़ किए गए हैं, इसी तरह लिटरेचर के अंदर भी उन्होंने इसको अप्लाई किया। ये देखें, इन राइटिंग इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट नरेटर्स of different chapters, different paragraphs so describe how each character views the others, put in words, thought, feeling, characters themselves, यानी character खुद बोलते, उनको मौका दिया जाता। जब पहले तो ये मैंने एक जेन ऑस्टन का बताया था कि अगर किसी मेल का पॉइंट ऑफ व्यू देना हो तो वो भी फीमेल दे रही है, वो सिर्फ फीमेल का ही पॉइंट ऑफ व्यू देती थी। Dadaism, nihilistic art movement flourished in Europe early in the 20th century, especially in painting. अब देखें ये nihilistic है। nihilistic क्या है? absurd है दुनिया, तो वो एक पिक्चर और लाइफ को और ज़िंदगी को लिटरेचर में भी absurd दिखा रहे थे। अब ज़रा वर्क को देखें